Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shiv Jyoti Educational Group. Today, we will take chapter number 11, that is work and energy of your science. Okay, students, in this chapter, that is chapter number 11, work and energy, please open page number 146. बच्चों, इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे, थ्योरी पार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके जो प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो जो हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें। ओके, सो अगर हम प्रीवियस चैप्टर्स की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर्स में आपने मोशन के बारे में स्टडी कर लिया था, आपने फोर्स के बारे में स्टडी कर लिया था। ओके, मोशंस के कुछ लॉज स्टडी किए थे, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था। हम लोग अगर नोटिस करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हमने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया था, और किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करने के लिए, चाहे मैं मैनुअल फोर्स की बात करूं चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, किसी फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी हमें एनर्जी चाहिए किसी भी चीज को पुश या पुल करने के लिए। ओके, अब यानी यहाँ पे ये समझ में आ गया कि कोई चीज मुझे पुश करनी है, पुल करनी है, यानी उसके पोजीशन में कोई चेंजेस लाने हैं तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स अप्लाई करने के लिए मेरे पास एनर्जी आनी चाहिए या फिर एनर्जी होनी चाहिए। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से फुलफिल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें फूड से फुलफिल हो जाती है, लेकिन अगर हम मशीन्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम कार की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पेट्रोल या डीजल से फुलफिल होती है। ओके, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि वर्क एंड एनर्जी एंड इवन पावर, दीज थ्री क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, अगर हम वर्क और एनर्जी की बात करें तो वर्क और एनर्जी की तो यूनिट भी सेम होती है। ओके, जब आप वर्क की बात करेंगे और वर्क की हेल्प से जब आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग इस चैप्टर में ऑब्जर्व करोगे कि वर्क इज इक्वल टू द एनर्जी, या फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क कर रहे हैं, दैट वर्क इज इक्वल टू द एनर्जी विच यू हैव यूज्ड टू डू द पर्टिकुलर वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आप वर्क कर रहे हो उस वर्क की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वो एनर्जी जो हमने यूज की है इस वर्क को करने के लिए। तो वर्क और एनर्जी बोथ आर द सेम थिंग। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम अलग अलग एनर्जी की फॉर्म्स भी देखेंगे। हम इस चैप्टर में पावर की भी बात करेंगे कि पावर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पावर का मतलब क्या होता है। सो द टॉपिक इज वर्क। सो स्टूडेंट, अगर हम वर्क की बात करें, क्या सपोज करो एक स्टूडेंट है और वो एग्जाम दे रहा है, ओके, या फिर उसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, वो ड्राइंग कुछ डायग्राम से उनकी प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ ग्राफ्स की प्रैक्टिस कर रहा है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ चीजें लर्न कर रहा है एक जगह पे बैठ के, यानी उसने वर्क किया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्क। उसने एक वर्क किया। वर्क क्या किया? एक अपनी जगह पे बैठा हुआ है और बहुत सारी चीजें लर्न कर रहा है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, सपोज करो मेरे पास एक बहुत हैवी सा एक स्टोन है या फिर बहुत भारी सा ऑब्जेक्ट है, मैं उसको पुश कर रहा हूं। ओके, उस ऑब्जेक्ट को जब मैं पुश करूंगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट पुश नहीं हो पा रहा, या फिर उस ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सपोज करो आपके पास बहुत बड़ा स्टोन है, उस स्टोन को अगर मैं पुश करता हूं बट वो स्टोन डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आपकी एनर्जी नहीं लगी, आपने अपनी एनर्जी तो यूटिलाइज की बट स्टोन पुश नहीं हो पा रहा है। सपोज करो आपके पास एक हैवी सा ऑब्जेक्ट है और आप इस हैवी से ऑब्जेक्ट को उठा के रखा हुआ है आपने 5 मिनट 10 मिनट्स के लिए। अभी भी आपको थोड़ी देर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आपको खुद फील होगा कि आप थोड़े से टायर्ड हो गए। इट मीन्स एनर्जी तो यूटिलाइज हुई, बट क्या यहां पे आपने कोई वर्क किया, ये हमें देखना है। सपोज करो आप स्टेयर्स का यूज करके ऊपर चढ़ रहे हो फिर वापस से नीचे आ रहे हो, तो क्या यहां पे आपने वर्क किया? ये चीज हमें समझनी है। मतलब इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि किस केस में ये कहा जाएगा इन द अकॉर्डिंग टू द साइंस कि वर्क हुआ है। ओके, ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं और हम बोले कि सर हमने वर्क कर लिया, नहीं, उसको वर्क की कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे। सो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क जब भी हम डिस्कस करते हैं या फिर वर्क को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ साइंस हम वर्क को तभी डिफाइन कर पाएंगे या फिर वर्क को हम तभी कंक्लूड कर पाएंगे जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। इट इज नॉट कंपल्सरी कि फोर्स हम ही अप्लाई करें, नेचुरल फोर्स भी लग सकता है, ओके, कोई और फोर्स भी अप्लाई हो सकता है, ओके, जरूरी नहीं कि हम ही फोर्स अप्लाई करें। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद, किसके बाद बच्चों? फोर्स अप्लाई करने के बाद, जैसे आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो बच्चों? डिस्प्लेस हो, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए या फिर उसके मोशन में चेंजेस आ जाएं।
क्या हो जाए बच्चों, उसके मोशन में चेंजेस आ जाएं, तो हम कहेंगे कि यहां पे वर्क हुआ है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और उसको फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके मोशन में चेंजेस आ रहे हैं, आइदर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है तो वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, या फिर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो रेस्ट पे आ जाता है। तो इस तरीके के अगर फिनोमिनाज होते हैं तो हम कहेंगे बच्चों कि यहां पे वर्क हुआ है। तो वर्क के लिए दो चीजें कंपलसरी हैं वर्क कैलकुलेट करने के लिए, वन इज द फोर्स एंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो जब आप वर्क को कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों पैरामीटर को कंसीडर करते हुए वर्क कैलकुलेट करोगे। अच्छा, एक माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो क्या वर्क डन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हो रहा है बट हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो क्या हमने कोई वर्क किया? नहीं किया, बिकॉज वर्क करने के लिए या फिर वर्क को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कंपलसरी क्राइटेरियाज होते हैं। ओके, तो यहां पे वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ये दो वैल्यूज हमें चाहिए किसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों? वर्क को कैलकुलेट करने के लिए ना। इस चीज को और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप एक्टिविटी 11.2 को भी एक बार रीड कर लें ना। एक्टिविटी 11.2 एंड आफ्टर एक्टिविटी 11.3। ना अब हम बात करते हैं वर्क के प्रॉपर फॉर्मूले की। ये तो समझ में आ गया कि वर्क को कैलकुलेट करने के लिए या फिर वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमें फोर्स भी चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन? अगर आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ओके, सो the important part of the work, or you can say the important part is force and displacement. Okay, now अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों टर्म्स आएंगे। अब माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या न्यूमरेटर में आएंगे कि डिनोमिनेटर में? इसको ऐसे समझो, वी ऑलरेडी नो दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू force and displacement. Why it is directly proportional to force and displacement? work done force और displacement के directly proportional ही क्यों है? इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस हुआ तो आप बोलोगे कि हाँ हमने वर्क किया। अगर उस ऑब्जेक्ट पे हमने और ज्यादा फोर्स अप्लाई किया तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस और ज्यादा आएंगे, तो इसका मतलब कि हमने और ज्यादा वर्क किया। यानी अगर हम फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका वर्क डन भी इंक्रीज हो रहा है। एग्री और नॉट? तो यानी वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर ना? अब ऐसे समझते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे A to Z कोई सा भी फोर्स अप्लाई किया और उसके अंदर हमें 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, अगर यही डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर की बजाय 4 मीटर का हो जाए या फिर यही डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमने ज्यादा वर्क किया। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज वे में मिल रही है या फिर इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि वर्क डन भी इंक्रीज हो रहा है। यानी वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कहां पे आएंगे बच्चों? न्यूमरेटर में। सो द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। द SI यूनिट ऑफ द वर्क डन। वर्क डन की SI यूनिट क्या होनी चाहिए? द SI यूनिट इज जूल। ओके, क्योंकि हम वर्क तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एनर्जी होगी। इट मींस हमारे अंदर प्रेजेंट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। इट मींस जो एनर्जी की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी बच्चों? वर्क डन की। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द वर्क डन? दैट इज आल्सो जूल। बट व्हाट शुड बी द अनदर यूनिट ऑफ वर्क डन? Joule is the SI unit of the work done, agree, but what should be the another unit of the work done? So another unit of work done you can easily find out by using this formula. What is the unit of force? That is Newton. Okay, so another unit will be force की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितनी होती है बच्चों? मीटर। So this is the another unit of the work done. Okay, now if the question arises you have to define 1 जूल ऑफ वर्क डन। आपको क्या डिफाइन करना है बच्चों? 1 जूल ऑफ वर्क डन।
ये हमें डिफाइन करना है कि 1 जूल का मतलब क्या होता है, या फिर 1 जूल वर्क हो रहा है इसका मतलब क्या है। इट मींस इफ वी गो टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वर्क डन की यूनिट जूल होती है, तो ये वैल्यू 1 जूल कब होगी? सोचो, जब फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोनों के मैं 1 और 1 ले लूं, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू को 1 न्यूटन लेना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को 1 मीटर लेना पड़ेगा, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 जूल। ये तो मैथमेटिकल वे में समझा दिया। अब इसको स्टेटमेंट में हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट में कैसे डिफाइन करेंगे 1 जूल ऑफ वर्क डन। सो 1 जूल इज इक्वल टू द वर्क डन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। कोई सा भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का, और 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस ट्रेवल की और वो वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर। तो हमसे हमारे द्वारा किया हुआ जो वर्क डन होगा या फिर जो हमने वर्क डन किया है, उस वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 जूल। यानी 1 जूल वर्क डन का मतलब है आपने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, आइदर आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, कोई सा भी फोर्स हो सकता है, और 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो आपने जो वर्क डन किया है उस वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 जूल। इसी तरीके से कोई बोले कि भैया आपको तो 2 जूल वर्क डन समझाना है, 3 जूल वर्क डन समझाना है, 4 जूल वर्क डन समझाना है, आप आराम से समझा दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 जूल वर्क डन की बात कर रहा हूं, तो 2 जूल वर्क डन का मतलब कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या फिर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। दोनों ही केसेस में वर्क डन कितने आएंगे बच्चों, 1 जूल। सो पेज नंबर 147 पे एक क्वेश्चन बनता है आपका बच्चों, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, दैट इज वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको ये लिखना है, और उसके बाद फिगर के नीचे जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दैट इज वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। यानी वर्क डन इज व्हाट, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जा रहा है, ओके, तो जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उस फोर्स की वैल्यू को अगर हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आपके पास क्वांटिटी आएगी, दैट क्वांटिटी इज द वर्क डन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन, जो कि आपको पेज नंबर 147 में मिल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज वर्क डन। सो वन क्वेश्चन अराइजेस कि वर्क डन की वैल्यू क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, या कि फिर वर्क डन की वैल्यू क्या हमेशा ही पॉजिटिव होती है। इसको हम समझते हैं। सपोज करो दिस इज ओके, एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, रेस्ट पर है। क्या है बच्चों, ये इनिशियली रेस्ट पर है। तो जब ये इनिशियली रेस्ट पे था और आपने इस पे फोर्स अप्लाई, मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर, यानी जो मोशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में उसकी डायरेक्शन भी इधर ही जा रही है। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट मींस व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। L means left, R means right, and the direction of motion is again from left to right. यानी ऑब्जेक्ट पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया वो भी हमने लेफ्ट टू राइट अप्लाई किया, और ऑब्जेक्ट पे जो मोशंस हो रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो भी लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहा है। तो इस केस में जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो बच्चों पॉजिटिव आएगी। इट मींस वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो इन दिस केस वी हैव सीन द वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है, और वो पॉजिटिव कब आ रही है, इसमें वो भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। तो वर्क डन क्या आ रही है बच्चों, पॉजिटिव। बट अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो आप साइकिल चला रहे हैं, ओके,
आप साइकिल चला रहे हैं इस डायरेक्शन में, या फिर आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा है इस डायरेक्शन में, और इस साइकिल के ब्रेक फेल हो गए। ओके, अब आपको क्या करना है, ये तो आपका फ्रेंड साइकिल चला रहा था इस डायरेक्शन में, साइकिल के ब्रेक फेल हो गए, अब हमें साइकिल को रोकना है। क्लियर? तो ये आप यहां पे खड़े हैं, क्लियर, साइकिल को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल साइकिल सामने से आ रही है और उसको रोकने के लिए मैं खड़ा हो गया हूं ऐसे। तो जब मैं साइकिल को पकड़ूंगा या फिर जब साइकिल मेरे पास आएगी, तो ऐसा तो नहीं कि साइकिल जैसे मेरे पास आएगी हाथों हाथ वहीं रुक जाएगी, हम थोड़ा सा पीछे भी डिस्प्लेस होंगे। जैसे साइकिल मेरे पास आ रही है, मैंने साइकिल को पकड़ा और थोड़ा सा मैं पीछे भी डिस्प्लेस हो जाऊंगा। इट मींस इस साइकिल को रोकने के लिए मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया था। साइकिल इधर आ रही है, मैं उसको रोकने के लिए फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, बट साइकिल तो इधर ही मूव कर रही है। वो बात अलग है कि साइकिल की स्पीड धीरे 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 कम हो रही है, लेकिन उसका मोशन तो इसी डायरेक्शन में है। आई बात समझ में? यानी इस केस में अगर हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करें, किसकी बच्चों? फोर्स के डायरेक्शन की, तो ये हो जाएगा आपका राइट टू लेफ्ट। आर मीन्स राइट, एल मीन्स लेफ्ट, यानी आप यहां से। बट अगर हम मोशन की बात करें तो ये साइकिल जो डिस्प्लेस हो रही है या फिर मूव कर रही है, वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। इट मींस इन दोनों क्वांटिटी में अगर हम एंगल फाइंड आउट करें तो उस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री। और इस केस में अगर आप किसी एक क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल अगर आपने फोर्स की डायरेक्शन को प्लस ले लिया, तो मोशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन के, यानी किसके डायरेक्शन के? फोर्स के डायरेक्शन के जस्ट 180 डिग्री रिवर्स, यानी आपको मोशन की डायरेक्शन माइनस में लेनी पड़ेगी। इट मींस अगर हमने ये वाली वैल्यू प्लस ले ली तो मोशन की डायरेक्शन या फिर मोशन की वैल्यू हमें माइनस में लेनी पड़ेगी। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो वर्क डन इक्वल टू प्लस ऑफ एफ इंटू माइनस ऑफ एस, इट इज इक्वल टू माइनस एफ एस। या फिर अगर आपने मोशन को प्लस में ले लिया, यानी इस वाली डायरेक्शन को प्लस में लिया है, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन माइनस में लेनी पड़ेगी, सो इट विल बी माइनस। सो अगेन वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू एस, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एस। ओके, तो ये मत सोचना कि सर वर्क डन की वैल्यू माइनस में आ रही है तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है। ओके, यहां पे आपके पास वर्क डन की वैल्यू माइनस में आ रही है, बट फिर भी यहां पे इस वर्क डन को कैलकुलेट करते टाइम एनर्जी का क्राइटेरिया या फिर वर्क डन को कैलकुलेट करते टाइम डायरेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होता। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू प्लस और माइनस में आ सकती है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। वर्क डन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन कैलकुलेट करते टाइम वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द वर्क डन व्हेन इट विल बी प्लस, व्हेन इट विल बी माइनस। ये प्लस कब होगी, माइनस कब होगी, ये समझ में आ गया होगा आपको ना। अब हम बात करते हैं एग्जांपल 11.1 की। इन एग्जांपल 11.1 अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कितने न्यूटन का फोर्स है बच्चों? 5 न्यूटन का। ओके, अप्लाई कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायग्राम आपको गिवन है फिगर नंबर 11.2 में। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, जब तक ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तब तक ये फोर्स लग रहा था, देन वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? सो वी नो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर, सो इट विल बी 10। व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाट शुड बी द यूनिट? दिस इज 10 जूल। अगर हम चाहें, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है और ऑप्शन में 10 जूल की बजाय अगर 10 न्यूटन मीटर आंसर लिखा हुआ है तो ये भी करेक्ट माना जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी 10 जूल और यू कैन से 10 न्यूटन मीटर। Now come to the in-text question, that is a force of 7 Newton acts on an object, the displacement is say 8 meter। displacement कितना हो रहा है बच्चों? 8 मीटर। तो इसको हटा देते हैं, 7 न्यूटन का। ओके, on an object the displacement is say 8 मीटर। displacement की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 8 मीटर in the direction of the force। ध्यान रखना बच्चों, in the direction of the force, this is very important word, okay, this is very important line, in the direction of force। in the direction of force का मतलब है कि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी।
अगर ये होता इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू किस में आती है बच्चों, नेगेटिव आती है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मतलब कि डायरेक्शन जो दोनों की है, दोनों ही क्वांटिटी की, एक तो फोर्स की और एक डिस्प्लेसमेंट की, डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है। ओके, सो लेट अस टेक द फोर्स एक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वैसा क्या वैसा ही है। सो अगेन वर्क डन इक्वल टू फोर्स into displacement, so value of the force is 7 Newton, value of the displacement is 8 meter, that is 56 joule, or you can say 56 Newton meter. Okay, so आपने ये देख लिया यहाँ पे कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है बहुत इजी फॉर्मूला है, जस्ट वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अगर हम एग्जांपल 11.2 की बात करें, ओके, इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। A porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 meter above the ground. Okay, so luggage of 15 kg. It means mass of the luggage is 15 kg. Okay, and from the ground it puts it on his head 1.5 meter above the ground. ये अपने head पे रखता है जो कि 1.5 मीटर ग्राउंड से ऊपर है. It means this is the displacement. ओके, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज. तो हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है. सो कुछ इस तरीके से है, देखो इसे, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास 15 केजी है. कितना है मास बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का मास 15 केजी. इसको मैं ग्राउंड से उठा के अपने सिर पे रख रहा हूं. क्लियर? और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कितना हुआ है बच्चों, 1.5 मीटर. मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और अपने सिर के ऊपर रख दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ये कितना हुआ है, 1.5 मीटर. अब हमें फाइंड आउट करना है कि मैंने कितना वर्क डन किया है, फिर स्पॉटर ने कितना वर्क किया. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, फोर्स भी अप्लाई हुआ है, इट मींस वर्क डन तो हुआ होगा. सो टू कैलकुलेट द वर्क डन वी हैव टू यूज द फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया. अगर हम फोर्स की बात करें तो आपने प्रीवियस क्लासेस में फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज F इक्वल्स टू m इंटू जी. नाउ यूज दिस फॉर्मूला यहां पे. सो वर्क डन इक्वल टू व्हाट, F इक्वल्स टू m इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट आपका S हो जाएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द मास, दैट इज 15 kg. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What is the displacement, that is 1.5 मीटर. जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 225 जूल. दिस विल बी द आंसर. ओके, अच्छा क्वेश्चन आता है कि आपने वर्क डन किस डायरेक्शन में किया, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे हमने देख लिया कि माइनस में भी हो रहा है प्लस में भी हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जब मैंने उठाया तो वर्क डन भी ऊपर की तरफ ही हुआ है. सो द आंसर इज 225 joule. This is the amount of work done which is done by the porter to lift an object whose mass is 15 kg and up to the height of what, 1.5 meter. So student, page number 149 में there are 4 in text question. इनकी practice करना, these are very important questions. Okay, so this is the part 1 of this chapter. आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा. थैंक यू.